नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात राज ठाकरे के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि लाउडस्पीकर पर अब राज ठाकरे की डेडलाइन पूरी हो गई है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। फिर बात करेंगे बुलडोजर के चक्रव्यूह में फंसे घुसपैठियों की, क्योंकि अब फिर एक बार दिल्ली में शाह का बुलडोजर अतिक्रमण पर चलना शुरू हो गया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे सियासी चक्रकाल में फंसे अशोक गहलोत की, क्योंकि जोधपुर हिंसा में उपद्रवियों ने कैसे उत्पात मचाया उसका चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री के चक्रव्यूह में फंसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, जिसने एफसीसी के बाद अग्निहोत्री की आवाज दबाने के लिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात राज ठाकरे के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की। राज ठाकरे की ओर से उद्धव सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की जो डेडलाइन दी गई थी वो अब पूरी हो गई है, लेकिन परिणाम तो सामने है ही। उद्धव ठाकरे तो पूरा जोर लगाकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देने में लगे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने राज ठाकरे पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं। मनसे प्रमुख ने महाराष्ट्र में डेडलाइन पूरी होने पर फिर एक बड़ा खेल कर दिया है। डेडलाइन खत्म होने से पहले मनसे प्रमुख ने एक बयान जारी कर हिंदुओं से अपील की है कि अजान की आवाज सुनाई पड़ने पर दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएं। राज ठाकरे ने खुले पत्र में उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए उन्हें दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि राज ठाकरे ने उद्धव से सवाल किया कि क्या वो अपने दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे की बात सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने एक बार कहा था कि सभी लाउडस्पीकरों को बंद कराने की जरूरत है, या फिर वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बात सुनकर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर जारी रखेंगे। राज ठाकरे ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकार को लाउडस्पीकरों के लिए तय किया गया नियम भी याद दिलाया, जिसमें लाउडस्पीकर की आवाज 10 से 55 डेसिबल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सरकार को कोई सुध है ही नहीं। उद्धव ठाकरे बस अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे, राज ठाकरे लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि यह कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउडस्पीकर से लोगों को परेशानी होती है। लेकिन इतनी सी बात महाराष्ट्र सरकार को समझ नहीं आ रही। बाला साहेब ठाकरे खुद इसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे थे, जिसका वीडियो भी राज ठाकरे ने शेयर किया है। लेकिन आज के समय में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की अपनी विचारधारा से भटककर सेक्युलरिज्म का चूरन चाटने में लगे हुए हैं। इसीलिए ही राज ठाकरे ने औरंगाबाद में जब अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो बौखलाकर उद्धव प्रशासन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। लेकिन राज ठाकरे ने भी अब उद्धव ठाकरे को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की ठान ली है, और खुद पर मामला दर्ज किए जाने के बाद लोगों से ये अपील कर डाली है। जैसा कि राज ठाकरे ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो 3 मई तक रुकेंगे, लेकिन 4 मई को उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, जिसका मतलब अब उद्धव ठाकरे को समझ आएगा, क्योंकि अब सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता और गुस्साए सनातनी भी खड़े हैं। ऐसे में जल्द ही ये सभी मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उद्धव ठाकरे बस देखते ही रह जाएंगे। यहाँ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की नींद चैन सब छीन लिया है, और वहां सीएए एनआरसी का विरोध करने के नाम पर दिल्ली को देश से काटने की साजिश के लिए इस्तेमाल किए गए शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया है। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग, जसोला, सरिता विहार, ओखला, कालिंदी कुंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे कई इलाकों में नगर निगम ने यह अभियान शुरू किया है, जिसमें से शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने का काम 9 मई को शुरू होगा। अभियान के तहत सड़कों और सरकारी जमीनों पर बने स्थायी और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अब केंद्र की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने कई जगहों पर कब्जा किया हुआ है। इस संबंध में जो सर्वे किया गया था, अब उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसके बाद जिन जगहों पर अतिक्रमण हुआ है अब वहां कार्रवाई होगी। दिल्ली में कांग्रेस का राज हो या फिर आम आदमी पार्टी का, दोनों के ही राज में घुसपैठियों का जमकर पालन पोषण किया गया है।
न 70 सालों में कांग्रेस इन रोहिंग्यों को हटा पाई, ना ही पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी। और जब केंद्र की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई तो इन लोगों को दर्द होने लगा। जहांगीरपुरी में जब अवैध अतिक्रमण पर शाह का बुलडोजर चला था, तब एक एक कर वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पहुंच गए थे अपनी राजनीति चमकाने। इस बार जब शाहीन बाग और जामिया पर शाह का बुलडोजर चलेगा तो कोई नया तमाशा तो होगा ही। लेकिन केंद्र सरकार ने भी अब घुसपैठियों को देश के बाहर का रास्ता दिखाने की ठान ली है और इसीलिए अवैध अतिक्रमण पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा, जिसके बाद ये ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेता चुनाव के वक्त केवल थाली ही बजाते रह जाएंगे। एक तरफ शाह के बुलडोजर से बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के पसीने छूटने लगे और दूसरी तरफ जोधपुर हिंसा के बाद गहलोत के प्रशासन की पोल खुलकर सामने आ गई। ईद के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में करौली के बाद जमकर हिंसा भड़काई गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण बन गई कि वहां कर्फ्यू लगाकर तमाम इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि ईद के मौके पर जो हिंसा दो समुदायों के बीच भड़की, उसमें न सिर्फ पत्थरबाजी की गई बल्कि पुलिस को ही चप्पलों से मारा गया। भीड़ ने पुलिस के हाथों से डंडा छीनकर उन्हें मारा, जिसने एक पुलिस अधिकारी के सिर पर ज्यादा चोट भी आई। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उपद्रवियों ने जेब में पत्थर भर रखे थे। वो जहां से भी निकले आगजनी और तोड़फोड़ करते गए। ऐसा करके उन्होंने एक चौराहे का तनाव 5 क्षेत्रों में पहुंचा दिया। इस तरह पूरे शहर में हिंसा फैल गई। काम से घर लौट रहे लोगों को उपद्रवियों ने मारना शुरू कर दिया। पूरे मामले में अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसमें गहलोत प्रशासन की पोल खुलकर सामने आ गई है। उपद्रवी हिंसा भड़काते रहे और गहलोत की पुलिस वहां पिटती रही। इसके बाद एक बात यहां अहम यह है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस यूपी में सवाल उठा रही थी, फिर चाहे वो हाथरस का मामला हो या फिर लखीमपुर खीरी का मामला हो, अब उसी कांग्रेस शासित प्रदेश में कांग्रेस के प्रशासन का हाल क्या है, उसका अंदाजा आप जोधपुर हिंसा के बाद सामने आई इस खबर से लगा सकते हैं। ऐसे में यह तो साफ है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में जिन लोगों को हिंसा भड़काने के लिए बढ़ावा दिया, जिन लोगों का पालन पोषण किया, अब यही लोग राजस्थान में गहलोत की कुर्सी छीनने का कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर हिंसा में गहलोत प्रशासन की पोल खुली तो इसी बीच वामपंथियों ने अब निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की आवाज को दबाए जाने के जतन शुरू कर दिए हैं। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म के खिलाफ अभी लगातार चलाए जा रहे हेट कैंपेन को उजागर करने में लगे हैं। इसी बीच 3 मई को खबर आई कि दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब यानी एफसीसी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया, जिसके बाद उसी दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी अग्निहोत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया। एफसीसी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मई को दिल्ली में होने वाली थी, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा की जानी थी। मामले में एफसीसी का कहना है कि कुछ शक्तिशाली मीडिया घरानों ने इस पीसी पर कड़ी आपत्ति जताई है और उन्हें धमकी भी दी है, जिसके बाद अग्निहोत्री ने उसी समय पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी। लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी 4 मई को अग्निहोत्री की पीसी को रद्द कर दिया। वेन्यू की बुकिंग का बहाना देते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 मई को वो किसी भी व्यक्ति या संगठन की ओर से किसी भी कार्यक्रम की सुविधा नहीं दे रहा है। क्लब केवल पहले से बुकिंग के आधार पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति देता है, जिसकी एक नियत प्रक्रिया है और बुकिंग क्लब के एक सदस्य के माध्यम से होती है। अब ये वामपंथी किस तरह से विवेक अग्निहोत्री की आवाज को दबाए जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोल खुद अग्निहोत्री ने सबूतों के साथ खोली है। अग्निहोत्री ने इस मामले में 4 तस्वीरें ट्वीट की, जिनमें से एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बुकिंग की रसीद भी थी। अपने ट्वीट में अग्निहोत्री ने लिखा कि बहुत खूब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी रद्द कर दिया। लोकतंत्र के पहरेदार और अभिव्यक्ति की आजादी के मसीहा ने न केवल मुझे अलोकतांत्रिक रूप से प्रतिबंधित किया, बल्कि अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इस दोहरे रवैये और मानसिकता के बाद पीसीआई को लोगों से जमकर लताड़ भी पड़ी है। पीसीआई अलग अलग विचारों के लिए मंच प्रदान करता रहा है। वामपंथियों को जब भ्रम फैलाना होता है तो उन्हें तुरंत वेन्यू मिल जाता है, लेकिन आज जब विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे,
कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता को दुनिया के सामने लाने के बाद लोगों के सवालों का जवाब देने वाले थे, तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को ही उनसे छीन लिया गया और आवाज दबाने की पूरी कोशिश की गई। एफसीसी और पीसीआई की इस हरकत के बाद यह बात साफ है कि ये लोग आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया था। इसीलिए ये बस कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह से ये मामला दब जाए। उसके लिए ये जो तथ्य के साथ पेश होता है, जो तथ्य के साथ जवाब देता है, उस विवेक अग्निहोत्री की पीसी को रद्द करवा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि भारत में पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। पत्रकारिता के इंडेक्स में तो भारत की पत्रकारिता 142वें नंबर पर है। जो लोग गोदी मीडिया के नाम पर भारत की पत्रकारिता को दुहाइयां देते हैं, उसे चाटुकारिता बताते हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि इससे बड़ा खेल किस तरह से चलता है, किस तरह से सच को दबाया जाता है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।